ये है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें सारा चैप्टर देख लेंगे 10-12 मिनट में। तो एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। ये ऐसी कंपनीज हैं जो एक कंट्री में नहीं है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना काम करती हैं, या तो प्रोडक्शन है या ऑफिस है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब ये है कि एक कंट्री में ये नहीं है, सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, ये कई कंट्री में काम करती हैं। MNC is a company that own or control production in more than one nation। एक नेशन से ज़्यादा में इनकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री चल रही हैं, तो MNC है वो। MNC सेटअप करती हैं अपना ऑफिस और फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर। ये ऐसा क्यों करती हैं? देखो, एक कंपनी है US की, वो सामान बनवा रही है चाइना में, मतलब US में भी उनका है, चाइना में भी उनका है, ऐसे ऐसे ही। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर मिल जाती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी ऐसे ही करती है, जहाँ पर उन्हें रिसोर्सेज मिल जाते हैं अच्छे से, कम दाम पर अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, वो वहाँ पर अपना प्लांट खोल देंगे, तो ये अपने यूनिट खोल देंगे, तो इसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ऐसा क्यों किया जाता है? दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। मतलब जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसे बनाने में ज़्यादा कीमत ना लगे, अच्छा प्रोडक्ट बने कम कीमत पर, जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। MNC is not only selling its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally। मतलब वो ग्लोबली अपना सामान बेचते तो है ही है, इसके अलावा वो ग्लोबली अपना सामान बनाते भी हैं, तभी वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना जो सेटअप जो लगाती हैं वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर उन्हें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर अच्छे उसमें मिल जाए, मतलब लेबर चीप हो, रिसोर्सेज अच्छे हों, वहाँ पर वो अपना फैक्ट्री लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब हम अपने जो पैसा है उसे कहीं भी ऐसी जगह लगा दें, जैसे कोई चीज़ खरीद लें, जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली, जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी, मतलब हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, हम वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं इससे। तो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ मनी और रिसोर्सेज इनटू एसेट्स और प्रोजेक्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग ए रिटर्न और प्रॉफिट ओवर टाइम। मतलब हमारी ये उम्मीद होती है हमें उससे कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो फ्यूचर में हमें रिटर्न अच्छा देगा। इसका गोल तो यही है कि वेल्थ ग्रो करनी है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के फॉर्म में होती है, शेयर्स के फॉर्म में होती है, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में होती है, कुछ गोल्ड ले लेते हैं, सोने की चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल कंपनीज और गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है फ्रॉम वन कंट्री इनटू एसेट और बिजनेसेस लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मतलब दूसरी कंट्री में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसे कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, FDI एंड FPI। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने खुद जाके कंपनी ही खोल दी अपनी खुद की, उसका कंट्रोल हमारे पास है, तो इसे कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग ओनरशिप और कंट्रोल इन ए फॉरेन कंपनी। और FPI मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मतलब कंपनी में जो काम चल रहा है चलता रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और हमें प्रॉफिट होगा। इसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर बॉन्ड विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी जैसे चल रही है, हमें जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। फॉरेन ट्रेड रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे कह रहे हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड से ये मुमकिन हुआ है कि हम अपना प्रोडक्ट विदेशों में बेच सकते हैं, मतलब हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, अपनी कंट्री में बना रहे हैं, अपनी कंट्री में बेच रहे हैं, तो ये हमारी डोमेस्टिक मार्केट हो गई। इसके अलावा हम अपना प्रोडक्ट विदेशों में बेच सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट होगा। इससे होगा क्या? फॉरेन ट्रेड से प्रोवाइड करता है एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे देश का सामान भी तो हमें मिलेगा, हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, कम दाम पर मिलने लगेगा, कम कंपटीशन हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। हम अगर अपना सामान विदेश में बेचेंगे तो फ़ॉरेन की करेंसी हमारे पास आएगी और अच्छे प्रोडक्ट आएंगे, जॉब क्रिएट होंगी, तो फॉरेन ट्रेड के फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे एरियाज होते हैं कंट्री में जिसे गवर्नमेंट उसे डिसाइड करते हैं कि इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम डिसाइड करते हैं, जिससे होगा ये फ़ायदा कि वहाँ पर पॉलिसीज़ को थोड़ा लीनियंट बनाया जाएगा, जिससे वहाँ पर ट्रेड पॉसिबल हो सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये स्पेशली डेजिग्नेटेड एरियाज हैं इन ए कंट्री वेयर बिजनेसेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। देखो पूरी कंट्री में जो भी हमने ट्रेड के लॉ बना रखे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्हें थोड़ा लीनियंट किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर ट्रेड करना आसान हो, मतलब वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना आसान हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी एरिया को घोषित किया जाता है, सरकार करती है। क्यों करती है? कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पर तरक्की आए। पर्पज़ इज़ टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर हम किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करते हैं तो विदेश की जो कंपनीज हैं वो वहाँ पर आती हैं फिर, क्योंकि वहाँ पर हमें उन्हें सुविधाएँ मिलती हैं, और फिर इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव देयर ओन रूल्स एंड पॉलिसीज टू प्रमोट बिजनेस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसीलिए ही क्रिएट किया जाता है जिससे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ वहाँ पर आसानी से हो सके। तो उनकी जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं वो पूरी कंट्री से थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े ईजी हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ टू इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज एक्चुअली में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर इनवाइट किया जाता है। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उन्हें फैसिलिटीज़ भी दोगे, तभी वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। अगर फैसिलिटीज़ देनी है तो उसका मतलब ये है उनके लिए थोड़े रूल्स और रेगुलेशन ईजी बनाने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पर थोड़े होता है, पॉलिसीज़ आसान होती हैं। बेनिफिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ रिड्यूस टैक्सेस, फास्टर अप्रूवल एंड फ्यूअर रेगुलेशन। वहाँ पर जो टैक्स लगते हैं थोड़े कम लगते हैं, जो भी उन्हें अप्रूवल चाहिए वो जल्दी मिल जाते हैं, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिलता है, रोड्स, पावर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन, जिससे कि उन्हें इंडस्ट्री लगाने में वहाँ आसानी होती है। इसलिए इस जोन को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये जोन जो है गवर्नमेंट घोषित करती है एक एरिया को, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है by which countries become more connected and interdependent through trade, communication, technology, travel and cultural exchange। मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, हमने अपनी कंट्री दुनिया के लिए खोल दी। अब दूसरे दुनिया के मतलब दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले आ सकती है, ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया ही एक घर हो गई, ऐसा सोचो, कंट्रीज़ की बाउंड्री नहीं रही, तो इसे कह देंगे ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो मोर कनेक्टेड हो गई, आपस में ट्रेड करने लगे, ट्रैवल करने लगे, कल्चरल एक्सचेंज होने लगा। हुआ क्या इसमें ग्लोबलाइजेशन में? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज़। अब ऐसी बाउंड्री नहीं है, हम दूसरे देश में जा सकते हैं और दूसरे देश के लोग हमारी कंट्री में आ सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एजुकेशन, जॉब एंड टूरिज्म। एजुकेशन के लिए हम बाहर जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब हम दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हम जिस कंट्री के नागरिक हैं उसे में भी रह सकते हैं, और डेफिनेटली हम दूसरी कंट्रीज में जाकर व्यापार भी कर सकते हैं, और दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ सकते हैं लोग। मतलब पूरी दुनिया हमारा घर बन गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई 1991 के बाद, जब लिबरलाइजेशन आया, मतलब ने दुनिया की कंपनीज को अपने यहाँ बुलाया, तो इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स। देखो, दुनिया की कंपनियाँ आई और हमने भी अपना सामान बाहर बेचना शुरू किया। जैसे हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना शुरू किए, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन। हमारी मेडिसिन काफ़ी फेमस है बाहर, क्योंकि वो सस्ती और अच्छी होती हैं। कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ा तो हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलने लगे कम दाम पर। इंडस्ट्रियल जो थी उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, हमने दूसरे जो कंट्रीज का कल्चर था उसे एक्सप्लोर किया। फूड, फैशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, उसका एक्सपोजर हमें मिला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर हमें मिला, एक्सेस मिला उनका, हम लेके आ सकते हैं यहाँ पर। ट्रेड बैरियर, देखो अगर कंट्री देश को लगता है
मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि हमें ट्रेड के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी कंट्री में नहीं बिक रहे हैं, मतलब लॉस हो रहा है हमारी इंडस्ट्री को, तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगा सकती है। ट्रेड बैरियर मतलब रिस्ट्रिक्शन और या ऑब्स्टेकल्स जो इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड बिटवीन कंट्रीज। ट्रेड बैरियर का मतलब गवर्नमेंट कहती है कि भाई इम्पोर्ट बंद करो, कुछ टाइम के लिए बंद करवा देती है, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगा देगी तो महंगा हो जाएगा इंपोर्ट, फिर इंपोर्ट कम हो जाएगा। या अगर हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है और लोग जब भी उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट पर रोक लगा देगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि हमारे जो देश के अंदर स्थिति है वो बेहतर बनी रहे। इसके लिए होता है ट्रेड बैरियर, मतलब जो ट्रेड हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि देश के हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को सब चीज़ मिलनी चाहिए, कम दाम पे मिलनी चाहिए, इसके लिए वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाती रहती है, तो इसे कहते हैं ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्टेकल्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। इम्पोज मतलब लगाना, बाय द गवर्नमेंट किसके लिए? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कितना गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में इंपोर्ट किए जा सकते हैं और कितने एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करना ही ट्रेड बैरियर कहते हैं। कौन करता है इसे कंट्रोल? गवर्नमेंट करती है। कंट्रोल सप्लाई एंड प्रोटेक्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। देखो कुछ सामान अगर बाहर से हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मंगा रहा है वो सस्ते में आ रहा है और हमारी कंट्री में जो बन रहा है वो थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर रोक लगा सकती है, क्योंकि नहीं तो अगर रोक नहीं लगाई तो हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। ये जो ट्रेड बैरियर है ये फॉरेन प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बनाने के लिए भी लगाया जाता है, जिससे कि हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो बिक सकें। ये अपनी जो ट्रेड बैरियर होता है अपनी जो कंट्री में इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी लगाया जाता है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए भी होता है और डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी होता है। मतलब ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट लगाती है अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए। लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द रिमूवल और रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इन द इकोनॉमी। अब ट्रेड बैरियर का उल्टा लिबरलाइजेशन है, मतलब अपनी कंट्री को खोल दिया टू इनकरेज फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कंपटीशन, मतलब दुनिया की कंपनीज को अपने यहाँ बुला लिया कि आओ तुम अपना सामान लेके आओ, बनाओ और बेचो, मतलब अपनी मार्केट को ओपन कर देना, जिससे कि हमारी मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा कम दाम पे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, सब अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। मेक द इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी या कंट्री में कंपटीशन आएगा, क्योंकि एक सामान हमें कई लोग देने के लिए तैयार होंगे तो दाम कम होंगे। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज। देखो लिबरलाइजेशन होगा तो गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है इसके ऊपर। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड ट्रेड बैरियर। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इम्पोर्ट है उसे बढ़ावा देना, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हमें कम करना पड़ेगा, मतलब जो उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं इम्पोर्ट के ऊपर, गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है उसे कम करना पड़ेगा। एंड एंड ऑफ लाइसेंस राज इन इंडिया। देखो पहले इससे पहले लिबरलाइजेशन से पहले लाइसेंस राज था, मतलब लाइसेंस लेके ये काम होता था, फिर वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करते विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ये बनाती है रूल्स और रेगुलेशन कि दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कैसे होगा, वो ट्रेड थोड़ा फेयर होना चाहिए, वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है WTO। WTO वाज इस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर स्मूथ फ्री एंड फेयर ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। WTO इंश्योर करता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो उसमें फेयरनेस रहे, कोई किसी के साथ धोखा ना करे, स्मूथ फ्री एंड फेयर ट्रेड हो अक्रॉस द वर्ल्ड। WTO इंश्योर करता है फ्री कंपटीशन इन द ग्लोबल मार्केट। WTO सेट करता है रूल्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। देखो कंट्रीज़ अपने आप में जो ट्रेड कर रही हैं अपने कंट्री अपनी मार्केट में, मतलब अपनी कंट्री में अंदर जो ट्रेड कर रही हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है तो उसे WTO के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड को लेके, तो ये मामला जाएगा WTO के पास, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे हैंडल करेगा। और WTO सपोर्ट करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि उन्हें कोई डेवलप्ड कंट्री एक्सप्लॉइट ना कर दे, तो WTO उनका कोर्ट हो गया एक जैसे, मतलब ट्रेड के सारे मामले इनके पास जाएंगे। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, ट्रेड मतलब व्यापार करने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, तो ये सारे मामले WTO के पास जाएंगे।
तो ये था क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4